स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए, सभी लोग जुड़ गए होंगे और सबने शेयर भी कर दिया होगा। बहुत ईमानदार हो आप, मुझे पता है, ज़्यादा ईमानदार हो, ईमानदारी से शेयर करते हो। चलिए चलते हैं, विचार पढ़ लेते हैं, थोड़े और ईमानदार हो जाते हैं विचार पढ़ के। बुरा वक्त एक तिजोरी की तरह है जहाँ से सफलता के हथियार निकलते हैं। बुरा वक्त एक तिजोरी की तरह है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। बुरे वक्त में बहुत सारी तिजोरियाँ खुल जाती हैं, दिमाग के बहुत सारे द्वार खुल जाते हैं जो बंद पड़े रहते हैं, और वहाँ से क्या होता है, बहुत सारे हथियार निकल आते हैं जो बाद में बहुत ज़्यादा प्रयोग में आते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब बुरा वक्त आता है तो हमें ये पता चलता है कि हमारे साथ कौन है। जो लोग हमसे ये कहते हैं कि हम आपके साथ हमेशा हैं या हम आपकी हेल्प करेंगे, आप हमें बताना कोई काम हो तो, आप बुरे वक्त में कभी उन्हें फ़ोन करके देखिएगा, वो लोग हमेशा सबसे ज़्यादा बिजी मिलेंगे आपको, और आपका बात भी नहीं पूछेंगे, आपसे बात भी नहीं करेंगे, और ये कहेंगे यार बिज़ी हूँ, कभी और कोई काम पड़े जब बताना, अभी फ़िलहाल मैं बिज़ी हूँ। तो सबसे बड़ी बात तो यही पता चलेगा आपको बुरे वक्त में आपके साथ कौन है। ठीक है, दिखावे के लिए एक अलग बात है, लेकिन रियल में आपके साथ कौन है ये पता चलेगा। और दूसरी बात आपको ये पता चलेगा कि हमें जो हमारे साथ परिस्थितियां हैं उनसे अकेले ही लड़ना है, कोई नहीं लड़ने वाला, हमारी परिस्थितियां हैं और हमें खुद ही उनसे लड़ना है। हमारा बुरा वक्त है और हमें खुद ही उससे लड़ना है, और ये भी सोच के एक साथ रखना है कि आज बुरा वक्त है, ये हमेशा नहीं रहेगा भाई। अच्छा जब हमेशा नहीं रहा तो बुरा क्यों रहेगा, बुरा भी निकल जाएगा भाई। हताश तो होना ही नहीं है, जिंदगी एक खेल है, खेलते रहना है, और हमें पता है हम खिलाड़ी बहुत बेहतरीन हैं। तो हथियारों को निकालते रहिए समय समय पर, बुरे वक्त को महसूस करते रहिए, और बुरे वक्त में क्या, अपने पुराने हथियारों को निकालते रहिए, काम आएंगे, बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जो बुरे वक्त में हमें अनुभव और ज्ञान मिलता है ना, वो हमेशा काम आता है। चलिए चलते हैं अब प्रश्न पर। हमें अकेले ही जब सब कुछ करना है तो अकेले ही पढ़ना है। चलिए पढ़ लेते हैं अब। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। बताना है हमें कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन सा है इनमें से। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे, बहुत ही सावधानी के साथ पढ़ेंगे और बाद में बहुत ही सावधानी के साथ कमेंट करेंगे। प्रश्न बहुत अच्छे हैं, बस आपको धैर्य बना के रखना है। ऐसे नहीं करना है कि आंसर बता दिया और तुरंत ही ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया। धैर्य बना के रखो, सब क्लियर हो जाएगा। जो क्लियर ना हो वो आप बाद में कमेंट कर सकते हैं, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, शंका का निवारण होगा। प्रश्न बहुत अच्छे हैं, आनंद लीजिएगा प्रश्नों का। चलिए निम्नलिखित में से कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण बताना है आपको। मोनिका अचानक आ गई, मोनिका कम बोलती है, मोनिका बाहर बैठी, मोनिका आज पढ़ाएगी। कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और इससे कई सारे प्रश्न आपके क्लियर होने वाले हैं। ये आपको पता ही होगा कि एग्जाम्स में कितने प्रश्न आ रहे हैं हमारी वीडियो से, आप सभी लोगों को पता चल गया होगा। चलिए पहले हम आंसर बता देते हैं, फिर इस पे थोड़ा सा विचार करेंगे क्योंकि अच्छा प्रश्न है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। कैसे सही होगा, मोनिका आज पढ़ाएगी। जब हमें कहीं भी किसी भी प्रश्न में कालवाचक क्रिया विशेषण पूछ रहा हो तो हमें क्या करना है, प्रश्न से बहुत ही सिंपल बात है,
प्रश्न से कब पूछना है, कब, ठीक है, कब लगाना है उस प्रश्न में और पूछना है कब। मोनिका कब पढ़ाएगी, कब का जवाब यदि मिल जाए तो क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है वो। मोनिका कब पढ़ाएगी, मोनिका आज पढ़ाएगी। तो ये वाला डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। ये क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब यदि हमने ये देखा है तो हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं कि वो क्या है। चलिए, पहला ऑप्शन है हमारा, मोनिका अचानक आ गई। भाई कैसे आ गई, अचानक आ गई। प्रश्न क्या करना है हमें इससे, कब आ गई, ऐसे नहीं हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे समय नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, अचानक आ गई मोनिका, अचानक आई है। कैसे आई है, अचानक आई है। तो ये क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। ये रीतिवाचक विशेषण है, ये कालवाचक विशेषण है। मोनिका कम बोलती है, कितना बोलती है, कम बोलती है मोनिका। ये क्या है हमारा, कितना प्रश्न पूछना है। जब कितना प्रश्न का आंसर मिल जाए तो क्या होगा, परिमाणवाचक होगा। मोनिका बाहर बैठी है, कहाँ बैठी है, बाहर बैठी है, ठीक है, बाहर बैठी है। इसमें क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आशा करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। जब हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण पूछे तो हमें कैसे प्रश्न पूछना है, परिमाणवाचक पूछे तो हमें कितना प्रश्न पूछना है, और यदि हमसे स्थानवाचक पूछे तो कहाँ प्रश्न पूछना है। मोनिका कहाँ बैठी है, बाहर बैठी है। यदि इन सब प्रश्नवाचक चिन्हों का आपको आंसर मिल जाए, वही उसमें क्रिया विशेषण है, ठीक है। कालवाचक मैंने बता ही दिया है, उसमें कब पूछेंगे आप प्रश्न से, मोनिका कब पढ़ाएगी, आज पढ़ाएगी। आशा करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अवसर चूक जाना अर्थ के लिए उचित मुहावरा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अवसर चूक जाना, कलेजा थामना, कलाई खुलना, कमान से तीर निकल जाना, कागजी घोड़े दौड़ाना। क्या होगा ऑप्शन, ये आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है बहुत। चलिए आंसर ले लेते हैं इसका। अवसर चूक जाना मतलब क्या होगा, कलेजा थामना नहीं होगा, क्योंकि कलेजा थामने का अर्थ क्या होता है, अचंभित कार्य करना। कलाई खुलना नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, भेद खुल जाना, ठीक है, या राज खुल जाना कोई। कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब क्या होता है, व्यर्थ की लिखावट करना, ठीक है, किसी काम नहीं आने वाली वो लिखावट जिसको हम कर रहे हैं। लेकिन अवसर चूक जाना, इसका मतलब क्या होता है, कमान से तीर निकल जाना। अवसर चूक गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कमान से तीर निकल गया उसे भी आप वापस नहीं डाल सकते उसमें, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, शिकारी जंगल में भटक रहा था। वाक्य में प्रयुक्त काल है, काल बताना है आपको, कौन सा काल है। शिकारी जंगल में भटक रहा था, संदिग्ध भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, या अपूर्ण वर्तमान काल है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा आंसर सही होगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। शिकारी जंगल में भटक रहा था, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा। शिकारी जंगल में भटक रहा था। अब ये देख लेते हैं बाकी सब क्यों नहीं है, अपूर्ण भूतकाल ही क्यों है। संदिग्ध भूतकाल होता
तो कैसे होता? शिकारी भटक रहा होगा। ठीक है, था की जगह पे क्या होता? होगा होता, यदि संदिग्ध भूतकाल होता। पूर्ण भूतकाल होता तो क्या होता? शिकारी जंगल में भटका था, रहा था नहीं होता, शिकारी जंगल में भटका था। यदि अपूर्ण वर्तमान काल होता तो क्या होता? शिकारी जंगल में भटक रहा है, था की जगह पे क्या होता? है होता, तब अपूर्ण वर्तमान काल होता। लेकिन शिकारी जंगल में भटक रहा था तो अपूर्ण भूतकाल है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, खिड़की के पास बैठने की जगह के लिए एक शब्द। खिड़की के पास बैठने के लिए एक जगह, उसके लिए आप क्या कहेंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दरीचा कहेंगे, थपड़ी कहेंगे, दित्सा कहेंगे या दारुक कहेंगे? क्या कहेंगे ये आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हिंदी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, यदि आप सही से पढ़ें तो इंटरेस्ट आता है इसको पढ़ने में, क्योंकि जानकारी होती है ना, इस वजह से इंटरेस्ट आता है। चलिए आंसर ले लेते हैं। दारुक क्या होता है? दारुक कृष्ण का सारथी होता है, ये नहीं होगा, क्योंकि दारुक किसे कहते हैं? कृष्ण के सारथी को दारुक कहते हैं। दित्सा किसे कहते हैं? देने की इच्छा को दित्सा कहते हैं। थपड़ी किसे कहते हैं? दोनों हथेलियों के टकराने की आवाज़ को थपड़ी कहते हैं। संगीत में जो बजाई जाती हैं, ताली जिसे हम बोलते हैं, उसे शुद्ध भाषा में थपड़ी कहते हैं। दोनों हथेलियों के टकराने की आवाज़ को थपड़ी कहते हैं। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। खिड़की के पास बैठने की जगह के लिए दरीचा कहते हैं। ठीक है, खिड़की के पास बैठने की जगह, उसके लिए दरीचा कहते हैं। थपड़ी दोनों हथेलियों के टकराने की आवाज़ को कहते हैं। दित्सा देने की इच्छा के लिए कहते हैं। और दारुक कृष्ण का सारथी को कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न विलोम युग्म में अशुद्ध विकल्प चुनिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अशुद्ध विकल्प चुनना है हमें। क्या चुनना है? अशुद्ध चुनना है भाई। स्वर्ण का, सवर्ण का ऐसे वर्ण होगा, सद्भाव का दुर्भावना होगा, सलज का निर्लज होगा, समीपस्थी का दूरस्थित होगा। समीप स्थित का दूर स्थित होगा। क्या होगा ये आपको बताना है। कौन सा अशुद्ध है ये बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। प्रश्न अच्छा है। चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? सवर्ण का ऐसे वर्ण सही है, सलज का निर्लज भी सही है, समीप स्थित का दूर स्थित भी सही है, सद्भावना का दुर्भावना नहीं होगा, ये गलत है, और अशुद्ध ही हमें चुनना है। सद्भावना का दुर्भावना क्यों नहीं होगा? यदि ये नहीं होगा तो क्या होगा ये भी देख लेते हैं। सद्भावना दुर्भावना का सद्भावना होगा, सद्भाव का दुर्भाव होगा। ठीक है, ये जातिवाचक है और ये भाववाचक। दुर्भाव, ठीक है, सद्भाव का दुर्भाव होगा, और ये दुर्भावना है तो इसका सद्भाव नहीं सद्भावना ही होगा। ठीक है, आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि भावना का नाम आ गया है भाई। भावना बहुत अच्छी लड़की है और क्लास भी टाइम से करती है रोज। बहुत ही परिस्थितियों के बीच में घिरी हुई है, लेकिन फिर भी क्लास रोज करती है। उससे आपको कुछ सीखना चाहिए। उसके पास फ़ोन नहीं है खुद का, कोचिंग में आके दूसरों के फ़ोन लेती है, जब जाके क्लास करती है। बहुत अच्छी लड़की है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न युग्म में शुद्ध विलोम युग्म चुनिए।
शुद्ध बताना है हमें। निम्न युग्म में शुद्ध विलोम युग्म चुनिए। क्या होगा? शुद्ध। ज्ञान का अज्ञानी होगा, क्षर का अक्षर होगा, ज्ञ का अज्ञात होगा, क्षुद्र का दंड होगा। शुद्ध बताना है आपको। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जो बताना है उस पर पहले गोला कर लेते हैं। शुद्ध बताना है। विलोम बताने हैं भाई एक दूसरे के, और शुद्ध बताना है हमें। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, देखने में भले ही आसान लग रहा होगा लेकिन अच्छा प्रश्न है। चलिए आंसर पे बात कर लेते हैं। शुद्ध पूछ रहा है। शुद्ध हमारा ऑप्शन होगा बी। क्षर का अक्षर होता है विलोम। क्षर जिसका नाश हो सके और अक्षर जिसका नाश ना हो सके। ठीक है, अब ये देख लेते हैं ये क्यों गलत हैं और ऑप्शन ये शुद्ध क्यों नहीं है। शुद्ध इसलिए नहीं है क्योंकि ज्ञान का विलोम अज्ञान होता है, अज्ञानी नहीं होता। ठीक है, ज्ञान का अज्ञान होता है, अज्ञानी नहीं होता। ज्ञ का अज्ञेय होता है, अज्ञात नहीं होता। ठीक है, क्षुद्र का दंड नहीं होता ना। क्या होता है? क्षुद्र का विशाल होता है और दंड का क्षमा होता है। क्षुद्र का मतलब विशाल होता है और दंड का क्षमा होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, शुद्ध का चयन करें। शुद्ध का चयन करना है हमें। कौन सा शुद्ध है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, कौन सा शुद्ध है ये आपको बताना है। दुरावस्था सही है, पुनरुत्थान सही है, तत्वावधान सही है या लघुत्तर सही है? कौन सा सही है ये आपको बताना है। शुद्ध रूप में कौन सा लिखा हुआ है? चलिए आंसर ले लेते हैं। दुरावस्था। दुरावस्था नहीं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? दुर्वस्था। ठीक है, ऐसे लिखते हैं शब्द को। आ लगा के अशुद्ध होता है ये। पुनरुत्थान नहीं होता है, पुनरुत्थान होता है। उ की मात्रा लगती है, ए की मात्रा नहीं लगती है। ठीक है, पुनरुत्थान होता है भाई, ये आदत है। समझ में आ गया होगा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तत्वावधान ऐसे ही लिखा जाता है। लघुत्तर भी गलत है भाई। लघुत्तर इधर की मात्रा चढ़ती है उ की, ऐसे लिखा जाता है। ये ओ नहीं होता है यहाँ पे, क्या होता है? पुनरुत्थान। ठीक है, आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। सी ऑप्शन हमारा सही है। तत्वावधान बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी सब गलत हैं जो मैंने शुद्ध बता दिए हैं आपको। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, माता जी ने अभी अभी भोजन किया है। वाक्य में प्रयुक्त काल है। कौन सा काल है ये हमें बताना है। माता जी ने अभी अभी भोजन किया है। ठीक है, वाक्य में काल बताना है हमें। सामान्य भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है या अपूर्ण भूतकाल है? कौन सा काल है ये आपको बताना है। काल के प्रश्न बहुत आते हैं एग्जाम में, जो अधिकतर बच्चों के गलत हो जाते हैं। लेकिन मैं आशा करती हूँ मेरी वीडियो देखने के बाद अब गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपका गलत होना समझो मेरा गलत होना। आप गलत नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने सही से पढ़ाया नहीं है, जो आपकी समझ में नहीं आया। बच्चा कभी गलत नहीं होता है, टीचर ही गलत होता है। टीचर ने सही से नहीं पढ़ाया जो बच्चे की समझ में नहीं आया, वरना सही करके आता। तो आप गलत मत करके आया करो, वरना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चलिए चलते हैं, आप आंसर ले लेते हैं। माता जी ने अभी अभी भोजन किया है।
आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, आसन्न भूतकाल, रिसेंट। ठीक है, आसन्न, अभी अभी किया है भोजन। ठीक है, अभी यदि ये सामान्य वाक्य हो, सामान्य भूतकाल का वाक्य होता तो कैसे लिखा होता? ऐसे भी तो पूछ सकता है कि आसन्न, मतलब ऑप्शन में ऐसा दे दे कि आसन्न सामान्य भूतकाल का हो, तब कैसे लिखा होता? कैसे लिखा होता? माता जी ने अभी अभी भोजन किया, है नहीं लगा होता। ठीक है, माता जी ने भोजन किया, ऐसे लगा होता, फिर माता जी ने भोजन किया। यदि पूर्ण भूतकाल होता तो कैसे होता? माता जी ने भोजन किया था। ठीक है, माता जी ने भोजन किया था, ऐसा होता। यदि अपूर्ण भूतकाल होता तो कैसे होता? माता जी भोजन कर रही थी। ठीक है, आसन्न भूतकाल है तो माता जी ने अभी अभी भोजन किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आशा करती हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। प्रश्न है हमारा, आज के समाचार बहुत दुखदाई हैं, रेखांकित पद में वचन है। कौन सा वचन है ये आपको बताना है। बहुवचन है, एक वचन है, दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं? आज के समाचार बहुत दुखदाई हैं, रेखांकित पद में वचन पूछा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, प्रश्न बहुत अच्छा है। चलिए आंसर ले लेते हैं। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। समाचार शब्द क्या है? बहुवचन है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, किस विकल्प का विलोमार्थी युग्म संगत नहीं है? यहां तक विकल्प सीधा जा रहा था, विलोमार्थी युग्म यहां तक, संगत तक बिल्कुल सही था, लेकिन बाद में कह दिया नहीं है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बस इतना ही पढ़ेंगे, संगत तक, और नहीं है वो नहीं पढ़ेंगे, तो उनका गलत हो जाएगा। लेकिन पूरा पढ़ना है आपको। प्रश्न किस विकल्प का विलोमार्थी युग्म संगत नहीं है पूछा है। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा संगत नहीं है? चिरंतर का निरंतर, तीव्र का मंथन, ममता का निर्ममता, जरा का शैशव। जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा हमारा आंसर? तीव्र। चलिए, जरा का शैशव होता है, बिल्कुल सही है। कैसे सही है ये देख लेते हैं। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा और शैशव का मतलब होता है शैशवावस्था। ठीक है, ये विलोम है एक दूसरे के, ये बिल्कुल सही है। शैशवावस्था और बुढ़ापा, जरा का मतलब बुढ़ापा होता है। ममता का निर्ममता बिल्कुल सही है। ममता का मतलब होता है जिसमें ममता हो, और निर्ममता का मतलब होता है या तो जिसमें ममता नहीं है या बिना ममता वाला। ठीक है, शब्द मम होता है। कई बार ये भी पूछ लेता है कि ममता शब्द में मूल शब्द कौन सा है, तो मम शब्द होता है, ता प्रत्यय लगा होता है। लेकिन निर्ममता में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। निरुपसर्ग है और ता प्रत्यय है जब निर्ममता शब्द बना है। तीव्र का मंथन बिल्कुल सही है। तीव्र का मतलब तेज गति होता है और मंथन का मतलब मंद गति होता है। ठीक है, लेकिन चिरंतर का निरंतर सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? चिरंतर का मतलब भी जो लंबे समय से चलता आ रहा है, और निरंतर का मतलब भी जो लंबे समय से चला आ रहा है। तो क्या है, ये तो समानार्थी हैं भाई, विलोम नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। संगत कौन से नहीं है? पहला ऑप्शन हमारा संगत नहीं है। ठीक है, ये दोनों क्या है? समानार्थी हैं। इन दोनों का मतलब जो लंबे समय से चला आ रहा है।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में शब्द उपसर्ग निर्मित नहीं है। आपको बताना है किस विकल्प में शब्द उपसर्ग निर्मित नहीं है। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। प्रजान्तक, प्राचीन, दर्शन, द्वन्नी, दुपट्टा, दोनाली, वैरूप्य, शाब्दिक, कमजोर, वैणिक, सामीप्य, सारस्वत। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कौन कौन से विकल्प में ऐसे ऑप्शन हैं जिनमें उपसर्ग नहीं है। चलिए आंसर ले लेते हैं। प्रजातंत्र, प्राचीन और दर्शन, तीनों में उपसर्ग हैं। प्रजान्तक, इसमें दो उपसर्ग हैं, प्र, जा। प्र भी उपसर्ग है और जा भी उपसर्ग है। प्र, जा प्लस अंतक जब बनेगा प्रजान्तक शब्द। ठीक है, प्राचीन में प्रा उपसर्ग है और चीन शब्द है। दरअसल में आपको पता ही है, दर उपसर्ग है और असल शब्द है। द्वन्नी, दुपट्टा, दुनाली, इन तीनों शब्दों में दो उपसर्ग है। ठीक है, वैरूपिया में दो उपसर्ग हैं, वी उपसर्ग है, रूप मूल शब्द है और यह प्रत्यय है। ठीक है, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। वैरूप्य शब्द में वी उपसर्ग है, रूप मूल शब्द है और यह प्रत्यय है, वैरूप्य। शाब्दिक में श उपसर्ग है और अब मूल शब्द है और धिक प्रत्यय है। ठीक है, कमजोर शब्द में कम उपसर्ग है और जोर मूल शब्द है। अब ऑप्शन आ जाता है डी, क्योंकि तीनों ऑप्शन कट चुके हैं, इनमें क्या है, उपसर्ग है। अब ये पूछ रहा है उपसर्ग निर्मित नहीं है, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। डी ऑप्शन में तीनों शब्द ऐसे हैं जिनमें प्रत्यय लगा है। ठीक है, वाणिक में वाणी प्लस एक प्रत्यय लगा है। समीप्य में समीप प्लस य। शाश्वत में सारस्वत प्लस ए। ठीक है, आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। डी ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अल्पप्राण वर्णों में सम्मिलित है। अल्पप्राण वर्णों में सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। कौन से वर्ण ऐसे हैं जो अल्पप्राण वर्णों में सम्मिलित नहीं हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन से ऐसे वर्ण हैं इनमें जो अल्पप्राण में सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित नहीं है का मतलब है जो महाप्राण है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए, तो मैंने कई बार पढ़ाया है और आपको आता भी होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, स्वर अल्पप्राण होते हैं, अंतस्थ अल्पप्राण होते हैं, यर लेवे जो होते हैं ये भी अल्पप्राण होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन भी अल्पप्राण होते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, अंतस्थ कौन से होते हैं, यर लेवे। अब हमारे बच कौन से गए ये देख लेते हैं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ये महाप्राण होंगे। ठीक है, ये अंतस्थ में आ गए, ये उच्छित में, और जो पांचवा वर्ण होता है हर वर्ग का उसमें आ गए हैं ये 1 2 3 1 3 5 में आ गए हैं। तो बी ऑप्शन हमारा बच गया है। तो बी ऑप्शन क्या है, ये शब्द थ, ध और फ ये महाप्राण हैं।
आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। ऊष्म वर्ण भी महाप्राण होते हैं। श और है, तीनों श और है ये महाप्राण वर्णों में आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा असंगत विलोम युग्म चुनिए। असंगत चुनना है आपको, कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जल्दी से दीजिए भाई। अतल का वितल होता है, बिल्कुल सही है। अत का इति होता है, बिल्कुल सही है। अक्षत का विक्षत होता है, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन हमारा गलत है। असंगत यही है। अधम का महान नहीं होता है, ठीक है। अधम का मतलब होता है नीच, और इसका विलोम क्या होगा? उत्तम, श्रेष्ठ या निरधम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक और इसमें मैं महत्वपूर्ण बात बता देती हूँ, यदि आ गई है सामने तो। ये जो इति दिया हुआ है, कई बार ये पूछ लेता है। ये जो इति दिया हुआ है इसका मतलब है समाप्त, ठीक है। एक इति ऐसे भी लिखा जाता है, इसका मतलब होता है देवी का प्रकोप, ठीक है। ये वाली इति इसका मतलब समाप्त है, और ये वाली जो इति है इसका मतलब है देवी का प्रकोप। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कौन है? नामवर सिंह है, रामनरेश त्रिपाठी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, टीकम सिंह तोमर हैं। कौन है? जल्दी से आंसर दीजिए। हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, टीकम सिंह तोमर हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हो रहा है? ऐसा शब्द बताना है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ हो, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हैं? बहुत आसान प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हुआ। पारिवारिक शब्द में परि शब्द क्या लगा है? उपसर्ग। परि प्लस वार प्लस इक प्रत्यय लगा है इसमें, जब बना है पारिवारिक, ठीक है। पाश्विक शब्द में पशु प्लस इक होता है, पाश्विक। रासायनिक शब्द में रसायन प्लस इक होता है। काल्पनिक शब्द में कल्पना प्लस इक होता है। पारिवारिक शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग भी लगा है, ठीक है। अब एक नोट करके लिख लीजिएगा। ये वाली जो परी है इसका अर्थ होता है चारों ओर, ठीक है। लेकिन यदि कहीं ये वाली परी आ जाए, इसका अर्थ होता है अप्सरा। ये पापा वाली परी होती है भाई, ये वाली परी पापा वाली परी नहीं है। इसका मतलब है चारों ओर। जो पारिवारिक में लगी है इस वाली परी का मतलब चारों ओर है। लेकिन यदि ये परी ऐसे लिखी जाए तो इसका मतलब अप्सरा होता है, उसे आप पापा वाली परी कह सकते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा उतंड मार्तंड के संदर्भ में असंगत कथन चुनना है हमें। कौन सा इसके संदर्भ में गलत है? वैसे ये उतंड मार्तंड है क्या, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और ये भी बताना है कि इसके संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है। प्रकाश, इसका प्रकाशन वर्ष 1826 ईस्वी है। यह पत्र साप्ताहिक था। प्रकाशन कलकत्ता से होता था। संपादक राजा राममोहन राय थे। कौन सा गलत है ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। ये क्या है? हिंदी का प्रथम पत्र है, ये प्रथम पत्र, ठीक है।
इसका प्रकाशन 1926 में हुआ, बिल्कुल सही बात है। यह पत्र साप्ताहिक था, बिल्कुल सही बात है। प्रकाशन कलकत्ता से हुआ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या गलत है? डी ऑप्शन गलत है। संपादक राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था। राजा राम मोहन राय ने किसका संपादक किया था? बंगदूत का किया था। ठीक है, बंगदूत का संपादन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। इसका संपादक किसने किया था? उतन मार्तंड का जुगल किशोर ने किया था। ठीक है, किसने? जुगल किशोर ने। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद नहीं है? किसका संधि सही नहीं है ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कौन सा शब्द ऐसा है जिसका संधि विच्छेद सही नहीं है? विधन, इक्षित, विक्षित, मध्यधन, अवधि, मध्यावधि, अधि प्लस ए, अध्यधन ए, आध्याय, विंध्य धन अचल, विंध्यांचल। कौन सा शब्द ऐसा है जिसका संधि विच्छेद गलत है ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए भाई। सेशन को शेयर भी कर दीजिए। कहेंगे नहीं तो क्या करोगे नहीं आप? ये तो गंदी बात होती है। आप तो अच्छे बच्चे हो ना, जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। विधन इक्षित, विक्षित होता है, बिल्कुल सही है। मध्य प्लस मध्यधन अवधि, मध्य अवधि होता है, ये भी सही है। विंध्य धन अचल होता है, ये भी सही है। विंध्यांचल, अचल का मतलब पर्वत होता है भाई। लेखपाल के पेपर में आ गया था ये। विंध्य धन अचल होता है, अचल का मतलब पर्वत होता है, विंध्यांचल हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। सी ऑप्शन हमारा गलत है। कैसे गलत है? कि अधिधन ए नहीं होगा, ये ए का कहाँ से लाएगा? अधिधन आय होगा, अध्याय तब बनेगा। ठीक है, अधिधन ए नहीं होगा, अधिधन आय होगा तब अध्याय बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, व्यंजन वर्णों के संबंध में असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। असुमेलित विकल्प बताना है हमें, कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ग घ स्पर्श व्यंजन है, स संघर्षहीन व्यंजन है, छ स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, य व अर्धस्वर है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन गलत है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एक ही प्रश्न से कई सारे प्रश्न आपको मिल रहे हैं। ये भी आज के प्रश्नों में खासियत है, एक ही प्रश्न से कई सारे प्रश्न मिल रहे हैं आपको। चलिए आंसर ले लेते हैं हम। ग और घ स्पर्श व्यंजन होते हैं, बिल्कुल सही है। छ स्पर्श संघर्षी होते हैं, ये भी सही है। य व अर्धस्वर होते हैं, ये भी सही है। लेकिन बी ऑप्शन हमारा गलत है। स संघर्षहीन नहीं होते हैं, संघर्षी व्यंजन होते हैं। ठीक है, संघर्षी व्यंजन होते हैं, ये संघर्षहीन नहीं होते हैं। उस व्यंजन में आते हैं स है, तो ये संघर्षी व्यंजन होते हैं, संघर्षहीन नहीं होते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द लय प्रत्यय से निर्मित नहीं है? लय प्रत्यय से निर्मित कौन सा शब्द नहीं है ये आपको बताना है। श्यामला, शीतल, मृदुल, वितल। कौन सा शब्द ऐसा है जो लय प्रत्यय से निर्मित नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आसान भी है। चलिए आंसर ले लेते हैं हम लोग। श्यामला में भी श्याम मूल शब्द है और लय प्रत्यय है।
शीतल में भी शीत शब्द है और लय प्रत्यय है। मृदुल में मृदु शब्द होता है और लय प्रत्यय होता है, लेकिन वितल जो शब्द है इसमें वी उपसर्ग लगा हुआ है, तल मूल शब्द है, प्रत्यय नहीं है, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला है। क्रिया के संबंध में असंगत युग्म है। असंगत हमें बताना है। अनिल कपिल को पत्र लिखता है, जो कर्मक क्रिया है। वह महाविद्यालय से आकर खाना खाएगा, पूर्वकालिक क्रिया है। भिखारी चिल्ला रहे थे, अकर्मक क्रिया है। बगीचे में मोर नाच रहा है, ये सकर्मक क्रिया है। कौन सा गलत है ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा गलत है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा लेकिन हो जाएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले। अनिल कपिल को पत्र लिखता है, द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया है क्या ये? द्विकर्मक क्रिया का मतलब है इसमें दो कर्म हैं। कैसे हैं दो कर्म हमें ये देख लेते हैं। अनिल कपिल को, कपिल भी कर्म है यहाँ पर और पत्र भी कर्म है। ठीक है, अनिल कपिल को पत्र लिखता है, द्विकर्मक क्रिया है भाई, दो कर्म है यहाँ पर। ठीक है, वह महाविद्यालय से आकर खाना खाएगा, पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया बता रहा है ये कैसे है। महाविद्यालय से आकर खाना खाएगा। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया है। इसकी एक पहचान है, जब भी किसी वाक्य में दो क्रियाओं के मध्य कर शब्द आ जाए वह पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, दो क्रियाओं के मध्य क्या आ जाए, कर शब्द आ जाए, वहां क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। आकर खाना खाएगा। ठीक है, कर लगा हुआ है। भिखारी चिल्ला रहे थे, अकर्मक क्रिया है। बिल्कुल सही है, अकर्मक क्रिया है भाई। जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया ही होती है। बगीचे में मोर नाच रहा है, कह रहा है ये सकर्मक क्रिया है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। बगीचे में मोर नाच रहा है, सकर्मक क्रिया नहीं है भाई, ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, सकर्मक क्रिया यहाँ पे नहीं होगी, अकर्मक क्रिया होगी। बगीचे में मोर नाच रहा है। आशा करती हूँ आपकी समझ में अच्छे से आया होगा और आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है हमारा। आप में से किसी को भी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अपना प्रश्न, मैं उस पर अगली वीडियो में बात कर लूँगी। इतनी देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा।